नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत की आबादी पर। क्या ये हमारी ताकत है, देश के विकास का इंजन, या फिर एक अनिश्चित भविष्य की ओर इशारा? हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और आंकड़े हैं। जनसांख्यिकी, विकास से विपत्ति तक भारत की यात्रा, इस थीम पर। तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात होती है, मतलब हमारी युवा आबादी का ये दौर, इसमें क्या संभावनाएं हैं और क्या मुश्किलें। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब ये जनसांख्यिकीय लाभांश, जैसा कि यूएनएफपीए बताता है, ये सीधा जुड़ा है देश की उम्र के ढांचे से। मतलब जब काम करने वाले लोग, मान लीजिए 15 से 64 साल वाले, वो निर्भर लोगों से यानी बच्चों और बुजुर्गों से ज्यादा हो जाते हैं, तो अर्थव्यवस्था को एक पुश मिलता है, एक बढ़त मिलती है। और भारत तो इस मामले में भी एकदम सही जगह पर है। करीब 67% आबादी 15 से 59 साल के बीच है और कहते हैं ये अगले 30 साल तक ऐसा ही रहेगा। मैकिन्सी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि हाँ, पिछले दशकों में इस डिविडेंड ने जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ में अच्छा योगदान दिया, करीब 0.7% सालाना। पर उनका अनुमान है कि 2050 तक ये योगदान घटकर सिर्फ 0.2% रह सकता है। सिर्फ 0.2%, मतलब पहले 0.7 और अब 0.2। ये तो काफी चिंता की बात है। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि सिर्फ जवान आबादी होना काफी नहीं है। उनका हुनरमंद होना, स्वस्थ होना, उनको काम मिलना, ये सब जरूरी है। तो फिर सवाल ये है कि भारत इस मौके का फायदा उठाने के लिए कर क्या रहा है? हमने देखा है 90s से आईटी सेक्टर ने काफी ग्रोथ दी है। हाँ, सर्विस सेक्टर, खासकर आईटी ने बहुत मदद की। आज भी हम ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट का लगभग 4.6% करते हैं। और रेमिटेंस, जो पैसा बाहर काम करने वाले भारतीय भेजते हैं, वो भी तो $125 अरब सालाना से ज्यादा है। जीडीपी का करीब 3%। हाँ, वो भी एक बड़ा सहारा है। और सरकार ने भी देखिए योजनाएं चलाई हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, स्टार्टअप इंडिया है, युवाओं पर फोकस तो है। गिग इकोनॉमी भी बढ़ी है तेजी से। आजकल करीब 1.3 करोड़ लोग हैं इसमें। और नीति आयोग कह रहा है कि ये 2.3 करोड़ तक जा सकती है। हाँ, शिक्षा में भी समग्र शिक्षा अभियान जैसे प्रयास हैं और एआई स्किलिंग पर भी ध्यान जा रहा है, क्योंकि एआई का बाजार बहुत बड़ा होने वाला है। ये सब तो ठीक है, कोशिशें हो रही हैं, लेकिन यहीं पर चुनौतियां दिखनी शुरू होती हैं। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 का आंकड़ा तो डराने वाला है। बिल्कुल, देश के 83% बेरोजगार युवा हैं। 83%। सोचिए, इतनी बड़ी युवा आबादी और उसमें से इतने बेरोजगार। और स्किल्स की कमी, वो इंडिया ग्रेजुएट स्किल्स इंडेक्स क्या कहता है वो? हाँ, वो इंडेक्स बताता है कि 2024 में जितने ग्रेजुएट निकले, उनमें से आधे से भी कम, सिर्फ 42.6% ही नौकरी के लायक पाए गए। आधे से भी कम? तो बाकी डिग्री लेकर भी क्या कर रहे हैं? ये तो सवाल है। और एआई जैसे नए फील्ड में देखिए, जहां मौके बन रहे हैं, वहां स्किल गैप 51% का है। ये तब जब हमारे पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई टैलेंट पूल है। लोग तो हैं, पर शायद सही स्किल नहीं। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। संख्या और क्वालिटी का मेल नहीं हो पा रहा। शिक्षा की क्वालिटी भी देखिए, एनएफएचएस 5 का डेटा, आधे से भी कम पुरुषों और करीब 41% महिलाओं ने ही 10 साल से ज्यादा की स्कूली पढ़ाई पूरी की है। और वो एसर वाली रिपोर्ट, वो तो और भी परेशान करने वाली है। तीसरी क्लास के बच्चे दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं। हाँ, सरकारी स्कूलों में केवल 23.4% बच्चे ही पढ़ पा रहे हैं। ये तो नींव ही कमजोर हो रही है। बिल्कुल, और अगर नींव कमजोर है तो फिर इमारत कैसे मजबूत होगी? सही बात है। और जब हम स्वास्थ्य पर आते हैं, तो आंकड़े और भी चिंताजनक हो जाते हैं। हाँ, बताइए जरा। वही एनएफएचएस 5 साल से कम के 35.5% बच्चे स्टंटेड हैं। मतलब कुपोषण के कारण उनका कद उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ा। और करीब 2/3 बच्चे 67% एनीमिक हैं, खून की कमी। और खाना, उन्हें पौष्टिक आहार मिल रहा है? देखिए, आंकड़ा कहता है कि 6 से 23 महीने के बच्चों में से सिर्फ 11.3% को ही न्यूनतम पर्याप्त आहार मिल पाता है। सिर्फ 11%? ये तो बहुत ही कम है। इसका असर तो पूरी जिंदगी रहेगा। बिल्कुल, ये सीधे सीधे भविष्य की प्रोडक्टिविटी पर असर डालेगा। कमजोर बच्चे बड़े होके कैसे पूरी क्षमता से काम करेंगे? और महिलाओं की स्थिति, उनकी भागीदारी कैसी है काम में? पीएलएफएसटी 2024 के हिसाब से महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर, मतलब एफएलएफपीआर, सिर्फ 41.4% है। और दुनिया का औसत कितना है? वो करीब 47% है। तो हम उससे काफी पीछे हैं। और गिग इकोनॉमी जिसकी इतनी बात होती है, वहाँ क्या हाल है?
83% ऐप आधारित ड्राइवर रोज 10 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। 10 घंटे से ज्यादा। और कमाई? 70% से ज्यादा कहते हैं कि कमाई खर्च चलाने के लिए काफी नहीं है। और चिंता की बात यह है कि ज्यादातर लोग 40 की उम्र तक ये काम छोड़ देते हैं। मतलब ये लंबे समय का करियर नहीं बन पा रहा है। इसके अलावा और भी मुद्दे हैं, जैसे राज्यों में जन्म दर का फर्क। बिहार और सिक्किम में कितना अंतर है? हाँ, बिहार में TFR 2.98 है, सिक्किम में 1.05। इसका असर भविष्य में संसाधनों के बंटवारे और माइग्रेशन पर पड़ेगा। और एक और बड़ी चुनौती, बुजुर्ग आबादी। 2030 तक हमारे यहाँ 19 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग होंगे। उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा, इसका इंतजाम करना होगा। बिल्कुल। तो इतनी सारी चुनौतियां हैं, रास्ता क्या है? क्या किया जाना चाहिए? देखिए, समाधान तो कई स्तरों पर चाहिए। सबसे पहले तो शिक्षा, उसे रोजगार से जोड़ना होगा। सिर्फ डिग्री नहीं, हुनर देना होगा। ऐसे स्किल्स जिनकी दुनिया में मांग हो, जैसे फिलीपींस ने किया है अपने लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। स्किल सर्टिफिकेशन और प्लेसमेंट का सिस्टम बनाना होगा। अच्छा। और गिग वर्कर्स के लिए उनके लिए काम के घंटे तय हो, एक न्यूनतम आमदनी हो, सामाजिक सुरक्षा हो, ये जरूरी है। उन्हें सिर्फ पार्टनर कहकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। और महिलाओं की भागीदारी, उनके लिए स्किलिंग के मौके बढ़ाने होंगे, लोन आसानी से मिले, काम करने की जगह सुरक्षित हो, ये सब करना होगा। AI स्किलिंग पर तेजी से काम करना होगा, है ना? क्योंकि भविष्य वही है। हाँ, AI स्किलिंग पर बहुत जोर देना होगा। और एक और अहम बात, डेटा। हमें सही समय पर भरोसेमंद डेटा चाहिए ताकि नीतियां ठीक बन सकें। और मंत्रालयों के बीच तालमेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, विदेश मंत्रालय, सबको मिलकर काम करना होगा। ये अलग अलग नहीं हो सकता। ये तालमेल तो बहुत जरूरी है। और सबसे बुनियादी बात, जिस पर शायद सबसे पहले और सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो क्या? बच्चों का शुरुआती पोषण और स्वास्थ्य। अगर बचपन स्वस्थ नहीं होगा तो देश का भविष्य कैसे स्वस्थ और उत्पादक बनेगा? इस पर फौरन काम करना होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ ये युवाओं की बड़ी तादाद है जो सच में विकास की लहर ला सकती है, लेकिन दूसरी तरफ बेरोजगारी, स्किल की कमी, स्वास्थ्य की चुनौतियां, असमानता, ये सब मिलकर इस सुनहरे मौके को डुबो भी सकती हैं। हाँ, ये एक तरह की रेस है समय के खिलाफ। क्या हम इन चुनौतियों से निपट पाएंगे इससे पहले कि ये डेमोग्राफिक विंडो बंद होने लगे? और ये हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है कि क्या भारत अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और इतनी विशाल विविध आबादी के लिए विकास और कल्याण के बीच एक संतुलन बना पाएगा, खासकर तब जब ये जनसांख्यिकी अवसर हमेशा नहीं रहने वाला है। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना होगा।